दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। आज हो चुका है 21 मई 2023। आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि एक बार फिर से नोटबंदी हुई है। ये तो आपको पता है क्योंकि कल की वीडियो में भी आपको बताया गया है। जब फिर से नोटबंदी पर इस बार कोई अफरा तफरी नहीं मचने वाली है क्योंकि लाइन में लगने वालों के पास अब 2000 रुपए के नोट है ही नहीं। रिजर्व बैंक ने 4 साल पहले ही इन नोटों की छपाई बंद कर दी थी। आम आदमी जिन एटीएम से जरूरत के लिए पैसे निकालता है उन एटीएम ने लगभग साल भर पहले 2000 रुपए के नोट डालना बंद कर दिए थे। 2000 के नोट को चलन से बाहर करने के फैसले पर आम आदमी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना कम है। दरअसल 2016 में हुई नोटबंदी के दौरान 500 और 1000 के नोट बंद करके 2000 रुपए का नोट चलाया गया था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 2000 रुपए के नोट पर बहुत सारे लोग काला धन जमा करके रखे हैं। ऐसे में अब इन नोट को बंद करने से काला धन रखने वालों के लिए मुसीबत आ खड़ी हो गई है। दोस्तों गुजरातियों को ठग कहने के मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से जुड़े मामले में शनिवार को अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में सुनवाई हुई। मानहानि केस की इस सुनवाई में तेजस्वी यादव को फिलहाल राहत मिली है क्योंकि कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 12 जून तय कर दी है। आज हुई सुनवाई में फरियाद पक्ष की ओर से 3 गवाह पेश किए गए हैं। अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए इसकी अगली तारीख 12 जून तय की गई है। दरअसल कल की सुनवाई में यह फैसला होने की उम्मीद थी कि तेजस्वी को समन भेजा जाए या नहीं, लेकिन तेजस्वी को फिलहाल कोर्ट से राहत मिली हुई है क्योंकि अब मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी। इस मामले में पिछली सुनवाई 8 मई को हुई थी। इसमें कोर्ट ने शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने को कहा था। इसमें कोर्ट ने शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने के लिए कहा था। वहीं इसके पहले 1 मई को हुई सुनवाई में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया था। तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का यह केस अहमदाबाद में रहने वाले व्यापारी हरेश मेहता ने दाखिल किया है। उन्होंने कहा है कि मीडिया के माध्यम से उन्हें ये जानकारी मिली थी कि तेजस्वी ने गुजरातियों को ठग कहा है। इससे गुजरातियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसी को लेकर के कोर्ट में आज सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता हरेश मेहता ने इस मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों खबर अब किशनगंज से है। शनिवार की दोपहर किशनगंज प्रखंड की महिनगांव पंचायत में स्थित महानंदा नदी में नहाने गए 5 दोस्त नदी में गहरे पानी में जाने की वजह से डूब गए। मौके पर मौजूद लोग और फिर डूबे युवक की हो हल्ला सुनकर के पहुंचे लोगों ने सभी 5 युवकों को महानंदा नदी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक एक युवक की नदी में डूबने से जान चली गई। मृतक किशनगंज शहर के पुराना खगरा वार्ड नंबर 19 दर्जी बस्ती निवासी अब्दुल मजीद का 20 वर्षीय पुत्र अख्तरुल आलम था। किशनगंज पुलिस मृतक युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम करवा करके परिवार वालों को सौंप दिया है। घटना के दौरान महिनगांव पंचायत में स्थित महानंदा नदी के किनारे कोहराम मच गया। घटना की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। पुलिस भी सूचना मिलने पर पहुंची। जानकारी के अनुसार किशनगंज नगर परिषद क्षेत्र के पुराना खगरा वार्ड नंबर 19 दर्जी बस्ती निवासी अख्तरुल आलम, मिस्टर जावेद और फिर अन्य 2 साथी शनिवार दोपहर को किशनगंज प्रखंड के महनगांव पंचायत में डीलर चौक के निकट महानंदा नदी में नहाने गया था। ये सभी आपस में दोस्त थे। जब नहाने के दौरान सभी युवक एक एक करके गहरे पानी में चले गए और पानी में डूबने लगे। तभी डूब रहे एक युवक ने बचाने को लेकर के हल्ला किया। युवक की आवाज़ सुनकर के घटनास्थल पर ग्रामीण दौड़ पड़े। डूबते हुए युवक को पानी से बाहर निकाला गया। तब तक अब्दुल मजीद का 20 वर्षीय पुत्र अख्तरुल आलम की मौके पर ही जान चली गई। वहीं घटना के डूबने से मोहम्मद नाजिर का पुत्र मिस्टर की हालात नाजुक बताया जा रहा है, जिसको इलाज के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। उसके अलावा 16 वर्षीय जावेद एवं अन्य 2 साथी को सकुशल नदी से बाहर निकाला गया है। 2 युवक बिल्कुल भी ठीक बताए जा रहे हैं। मृतक युवक अख्तरुल आलम अपने परिवार का इकलौता कमाऊ बेटा बताया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सारे विरोधी दल जब एकजुट हो जाएंगे तो फिर देश के हित में होगा और उसके लिए प्रयास चल रहा है। नीतीश कुमार ने शुक्रवार को संवाददाता से बातचीत करने के दौरान कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत पर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हुई है। वहाँ जो मुख्यमंत्री बने हैं उनसे मेरा
पहले से संपर्क है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मुझे शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया था और फिर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी फोन करके कहा कि आप शपथ ग्रहण समारोह में आइए। हमने वहां जाने की सहमति दे दी और वहां गए भी। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सारे विरोधी दल जब एकजुट हो जाएंगे तो फिर ये देश के हित में होगा, इसके लिए प्रयास चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जाति आधारित गणना को लेकर के पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि न्यायालय के फैसले के बाद वे कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, ये उचित नहीं है। जब कानून बनाने की बात पर अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। पहले वे बता चुके हैं कि जाति आधारित गणना क्यों की जा रही है। साल 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना भी हो चुकी है। उन्होंने केंद्र सरकार से इसको लेकर के मांग की थी कि प्रधानमंत्री से मिले भी थे, लेकिन जब वो तैयार नहीं हुए और फिर कहा गया है कि आप लोग अपने यहाँ कराइए, तो फिर हम लोग यहाँ से कराना शुरू कर दिया। दोस्तों बात करते हैं कि नोटबंदी को लेकर के घमासान मचा हुआ है, खास करके राजनीति जगत में। जहां अब इसी को लेकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी पर जम करके हमला बोला है। जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आपने पहली नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को एक गहरा जख्म दिया था, जिससे पूरा असंगठित क्षेत्र तबाह हो गया, एमएसएमई ठप हो गए और करोड़ों रोजगार चले गए। उन्होंने कहा है कि इस नोटबंदी के खिलाफ एक निष्पक्ष जांच से ही कारनामों की सच्चाई सामने आएगी। आरबीआई के मुताबिक 2000 रुपये के तकरीबन 89% नोट मार्च 2017 से पहले ही जारी हो गए थे। ये नोट 4-5 साल तक अस्तित्व में रहने की उनकी सीमा पार कर चुके हैं या फिर पार करने वाले हैं। फिलहाल आरबीआई ने 2000 के नोट वापस लेने का फैसला किया है। बैंक ने बताया है कि उसने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये बड़ा फैसला लिया है, जहां हालांकि ये नोट फिलहाल वैध रहेंगे। आरबीआई ने यह भी बताया है कि ये नोट 30 सितंबर तक बैंकों में वापस किए जा सकेंगे। इसकी प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी। दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरल स्टोरी की स्क्रीनिंग पर लगे बैन को हटा दिया। इस बीच अभिनेता प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने जमकर के निशाना साधा है। जी हां, अभिनेता प्रकाश राज अपने ऑफिशियली इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसके कैप्शन में लिखा है कि डियर सुप्रीम लीडर, विधानसभा चुनाव में वोट पाने के लिए इस काल्पनिक प्रोपेगेंडा फिल्म का बेहताशा प्रचार प्रसार करने और फिर उसका इस्तेमाल करने के लिए आपका अस्वीकरण क्या है। जब प्रकाश राज ने अपने इस पोस्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि फिल्म मेकर्स एक डिस्क्लेमर लगाएंगे कि इस फिल्म में दिखाए गए सभी चीज़ों का कोई भी प्रमाणिक तथ्य नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि निर्माताओं को ये भी उल्लेख करने का निर्देश दिया गया है कि हालांकि इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि केरल में हजारों महिलाओं को धर्म परिवर्तन कराया गया था। दोस्तों बात करते हैं कि देश में किस साल कितने नोट छापे जाएंगे। इसका अंतिम फैसला एक तरह से भारत सरकार का ही होता है। हालांकि सरकार भी इसे लेकर के वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों से चर्चा करती है। अनुमति लेने का प्रोसेस 2 चरणों में होता है। जब पहले चरण में आरबीआई केंद्र सरकार को नोट छपाई के लिए अर्जी भेजता है। इसके बाद सरकार इस पर आरबीआई के ही वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों के एक बोर्ड के साथ चर्चा करती है। इसके बाद आरबीआई को नोट छापने की मंजूरी दे दी जाती है। इस तरह नोट छपाई की अनुमति के लिए सरकार, बोर्ड और फिर आरबीआई मिल करके काम करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आखिर ये बात क्यों बता रहे हैं, तो आपको बता दें कि हाल फिलहाल में 2000 रुपये के नोट को बैन कर दिया गया है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर नोट कैसे छापे जाते हैं। इस मामले पर हम आपको ये खबरें भी बता रहे हैं। आपको बता दें कि नोट छपाई को लेकर के जाहिर सी बात है कि सरकार के पास अधिक अधिकार है। जब सरकार ही तय करते हैं कि इस एक साल में कितने रुपए के नोट छापे जाने हैं। इसका डिज़ाइन और सुरक्षा मानक भी सरकार द्वारा ही तय किए जाते हैं। वही रिजर्व बैंक के पास 10,000 रुपये तक के नोट छापने के अधिकार है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी के बीच राजनीतिक रिश्ता हमेशा से सुर्खियों में बना रहता है। अब आज एक बार फिर से इन दोनों के राजनीतिक रिश्ते अचानक से सुर्खियों में आ गए और फिर एक बार फिर से इसकी वजह बने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी ने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर के भाजपा के लोगों ने कभी नहीं कहा था कि आप कानून बनाओ। आज सुशील जी के बातों पर सरकार की तरफ से ये बयान आया है कि आप कानून बनाओ। अरे भाई, आप सुशील जी के कहने पर कानून बनाते हैं तो फिर इन्हीं को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना देते। दरअसल राजधानी पटना में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही थी। इसी दौरान अपने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि आजकल में पेपर में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना में भाजपा के लोगों ने ये नहीं कहा था कि कानून आप बनाओ। आज सुशील मोदी जी का बयान आया है कि आप कानून बनाओ। अरे भाई, यदि आप सुशील जी के कहने पर तैयार हैं
तो फिर इन्हें ही मुख्यमंत्री बना देते, इन्हें मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। पूरा भाजपा पार्टी आपके पीठ पर खड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें राज्य के लोगों की चिंता नहीं है, जब वे सिर्फ मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। वे सपना लगता है बेंगलुरु जाने से पूरा हो जाएगा। जब बिहार का विकास 18 साल में नहीं हुआ तो फिर ये 18 महीने में क्या करेंगे? ये बिहार की जनता के लिए नहीं सोचते हैं। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में ना बीजेपी हारी, ना जेडीएस हारी, कांग्रेस भी नहीं जीती है, बल्कि कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले जीते हैं। जीता वह है जो भारत में गजवाए हिंद बनाना चाहता है या इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। कर्नाटक में नीतीश कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि 2024 में पीएम का पद खाली नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर बने बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। आरसीपी सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच काफी घटिया है। नीतीश कुमार को हमसे निपटने की औकात नहीं है तो फिर मेरी बेटियों से निपटना चाह रहे हैं। इस दौरान आरसीपी सिंह ने अलग अलग मुद्दों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल जेडीयू छोड़ने के बाद से ही आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। जब पिछले दिनों आरसीपी सिंह ने दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। शनिवार को पटना में आयोजित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे आरसीपी सिंह ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए एक बड़ी बात कह दी है। आरसीपी सिंह ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच काफ़ी घटिया है। वह जब मुझसे नहीं निपट सके तो फिर मेरी बेटियों को मोहरा बना रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार द्वारा दी गई चेतावनी का नियोजित शिक्षकों पर कोई भी असर होता नहीं दिख रहा है। जहाँ शनिवार को बिहार के विभिन्न शहरों में शिक्षकों ने बड़ी संख्या में नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली का विरोध किया है। जहाँ नीतीश सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना था कि वे तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती है। वहीं इससे पहले शिक्षा विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि जो भी सरकारी कर्मचारी या फिर शिक्षक प्रदर्शन करेंगे तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस चेतावनी के बावजूद भी विरोध प्रदर्शन के लिए शिक्षकों की भारी भीड़ जुटी। जहाँ राज्य सरकार ने पिछले दिनों बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी थी, जिसके तहत नियुक्ति के नियमों में कई बदलाव किए गए थे। शिक्षक भर्ती के लिए अब अभ्यर्थियों को बीपीएससी की परीक्षा देनी होगी। दोस्तों बात करते हैं कि तकनीक के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण साइबर अपराधी हमेशा आपकी एक चूक की फिराक में रहते हैं। फोन कॉल पर आपने किसी को गलती से कोई निजी जानकारी दे दी तो फिर समझिए कि तुरंत आपका अकाउंट खाली हो गया। अगर आप सरकारी बैंक या फिर निजी बैंक के कार्यालय समेत अन्य जगहों पर निजी जानकारी शेयर कर रहे हैं तो फिर आप सतर्क हो जाएं। यह सतर्कता हटते ही आपकी निजी जानकारी गलत हाथों में चली जाएगी, जहाँ कहीं से कभी भी आपके डेटा में सेंधबारी हो सकती है। जहाँ ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें साइबर अपराधियों ने ठगी के नायाब तरीके अपनाए हैं। सिम कार्ड लेने से लेकर के आवेदन तक पर साइबर अपराधियों की नजर रहती है। आपको बता दें कि फर्जीवाड़ा के अनेक माध्यम है जिससे आपको चूना लगा सकते हैं। जी हाँ, यह मोबाइल फ़ोन, ईमेल, कस्टमर केयर नंबर, शिकायती नंबर, अनजान लिंक पर क्लिक करने पर, ब्रांडेड कंपनी के नाम पर, ऑनलाइन व्यवस्था या फिर नौकरी दिलाने के नाम पर, फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर ऑफर या फिर स्कीम बता करके आपसे ठगी हो सकती है। या कई बार बैंकों या फिर सरकारी कार्यालयों में किसी भी योजना या फिर खाते से संबंधित जानकारी को ऑनलाइन करने के लिए किसी तीसरी एजेंसी का सहारा लेते हुए इस काम को आउटसोर्स कर दिया जाता है। ऐसे मामलों में डाटा चोरी होने की आशंका काफ़ी बढ़ जाती है। समय पर अगर आप शिकायत की तो फिर वापस मिल सकती है, लेकिन अगर आप समय पर शिकायत नहीं करते हैं तो फिर आपको ये वापस नहीं मिलते हैं। इस तरीके का हरकत करते हैं, अनजान लिंक पर क्लिक करते हैं और किसी भी अपने बैंक की जानकारी किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो फिर आप समझ जाइए ना, तो फिर आपको भारी पछताना पड़ सकता है। आपका बैंक अकाउंट सिरे से खाली हो सकता है। दोस्तों बात करेंगे कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी क्रैक हो गए हैं, वे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। उमेश कुशवाहा ने कहा है कि वे महत्वहीन लोग हैं, उनकी बातों को हम लोग नोटिस नहीं करते हैं, वे क्रैक हैं, पागल हैं। उनके आला कमान से मैं कहूँगा कि वे उनका इलाज कराएं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार के लिए, देश के लिए और फिर विकास के लिए समर्पित है। जब बिहार में जितना काम किया है वे किसी से छिपा हुआ नहीं है। भाजपा के कई मंत्री बिहार से हैं तो फिर वे लोग बताएं कि उनके क्षेत्र में कितना काम हुआ है। जब बिहार की तरक्की के लिए हमारे नेता दिन रात
समर्पित हैं, उनकी तरह हम लोग देश को जाति और धर्म के नाम पर नहीं बांट रहे हैं। बाबा का कार्यक्रम हुआ, हम लोगों ने कभी नहीं रोका, या किसी के कार्यक्रम को हम लोग नहीं रोकते हैं। वही बाबा मंच से हिंदू हिंदू करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। इस सवाल पर जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि जनता पूरी बात समझ रही है और एक को 2024 में जवाब देगी। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी के सुप्रीमो यानी कि आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बिहार में जातीय जनगणना का कार्य रोकने पर प्रतिक्रिया दी है और ट्वीट करके आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और भाजपा पिछड़ों को जानवर समझती है। ये कहना है लालू प्रसाद यादव का। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके कहा है कि केंद्र सरकार घड़ियाल की गिनती कर लेती है, लेकिन देश के बहुसंख्यक गरीबों, वंचितों, अपिक्षों, पिछड़ों और अति पिछड़ों की नहीं। उन्होंने कहा है कि आरएसएस भाजपा देश के ओबीसी को जानवरों से भी बदतर मानती है, इसलिए इन्हें जातीय गणना और फिर जातीय सर्वे से दिक्कत है। उन्होंने सवाल किया है कि भाजपा को पिछड़ों से इतनी नफरत और दुश्मनी क्यों है। दोस्तों बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से अगस्त माह तक राहत मिलने के बाद अब पूर्व सांसद और फिर बाहुबली नेता आनंद मोहन खुल करके सामने आ गए हैं। उन्होंने बिना नाम लिए भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि वे जानते हैं कि आनंद मोहन कौन है। वे कमल दल को यानी कि भाजपा को हाथी की तरह रौंद देगा और फाड़ देगा। उन्होंने कहा है कि मेरी रिहाई से छटपटाहट किसको है, हम जितने दिन रहेंगे समाजवादी के लिए लड़ते रहेंगे। आपको बता दें कि उम्र कैद की सजा काटने के बाद जेल से बाहर आने के बाद से आनंद मोहन लगातार सामाजिक और फिर राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। आनंद मोहन अब की अपने पुराने रंग में भी नजर आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि कोई बार बार कहे कि हम दलित विरोधी हैं, लेकिन महिषी इसका गवाह है। जब 7,000 राजपूत हुआ करते थे तो फिर उस समय हम यहाँ से 62,000 मतों से चुनाव जीते थे, तो फिर हमने चुनाव किससे जीता था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार समेत पूरे देश में इन दिनों शादियों का सीजन है। रोजाना हजारों जोड़े शादी के बंधन में बंध रहे हैं। इस दौरान बिहार के सीतामढ़ी जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें दूल्हे को हथकड़ी के साथ शादी के मंडप में फेरे लेने पड़े। जब जेल से कोर्ट आए कैदी का हथकड़ी में विवाह संपन्न हुआ। दरअसल अपनी प्रेमिका के अपहरण मामले में जेल में बंद कैदी का कोर्ट के आदेश पर हाथ में हथकड़ी पहने ही विवाह संपन्न हुआ। सीतामढ़ी जिले की बैरगानिया निवासी अर्चना के अपहरण मामले में राजा सीतामढ़ी जेल में बंद था। जानकारी के मुताबिक राजा और अर्चना एक दूसरे से प्यार करते थे और फिर एक दिन राजा अपनी प्रेमिका अर्चना को लेकर के फरार हो गया था। इस मामले में पुलिस ने अपहरण केस में राजा को जेल भेज दिया। इस मामले में राजा 7 महीने से सीतामढ़ी जेल में बंद है। शनिवार को सीतामढ़ी कोर्ट के आदेश के बाद जेल से सीतामढ़ी कोर्ट आए राजा की शादी अर्चना से करा दी गई। राजा नरकटियागंज का निवासी है, जबकि अर्चना सीतामढ़ी के बैरगनिया की निवासी है। सीतामढ़ी स्थित कोर्ट कैंपस के शिव मंदिर में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। जब पुलिस कस्टडी में हाथ में हथकड़ी पहने राजा ने अर्चना की मांग में सिंदूर भरा और फिर एक दूसरे के साथ 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाई। हालांकि शादी संपन्न होने के बाद राजा वापस फिर से सीतामढ़ी जेल चला गया। इस अजीबोगरीब शादी का गवाह दूल्हा दुल्हन के परिवार वाले बने और फिर दोनों परिवार की सहमति से इस शादी को संपन्न करा दिया गया। फिलहाल राजा 7 महीने से सीतामढ़ी जेल में बंद है। दोस्तों बात करते हैं कि 2000 के नोट अब नहीं छपेंगे। आरबीआई द्वारा एक बयान में कहा गया है कि अब 2000 रुपये के नोट नहीं छापे जाएंगे। हालांकि अभी जो नोट 2000 रुपये मार्केट में हैं वे पूरी तरीके से चलन में रहेंगे। जब 30 सितंबर तक चलन में रहेंगे, 30 सितंबर 2023 तक लोग 2000 रुपये के नोट बैंक में जमा कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि कोई नहीं जमा करा पाता है तो फिर उसका 2000 रुपये का नोट वैध नहीं माना जाएगा। वैसे तो 2000 रुपये के नोट बंद करने के पीछे क्लीन नोट पॉलिसी की बात आरबीआई द्वारा बताई जा रही है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट में 2000 रुपये के नोट की डिमांड बहुत कम है। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि ये काले धन पर दूसरे सर्जिकल स्ट्राइक है। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि ये नोटबंदी नहीं बल्कि नोट बदली है। ये काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। 2000 के नोट की छपाई 2018 से ही बंद थी तथा बाजार में कहीं प्रचलन में नहीं था। हाँ, इसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग तथा काला धन के रूप में अवश्य हो रहा था। यदि अमेरिका सहित दुनिया की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्था में $100 से बड़ी मुद्रा नहीं है तो फिर भारत में इसकी क्या आवश्यकता है। इस निर्णय से सामान्य आदमी को कोई परेशानी नहीं होगी तथा देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नवादा सदर अस्पताल अपनी व्यवस्था में कमी को लेकर के लगातार सुर्खियों में रहा है। जब शुक्रवार शाम भीषण गर्मी के बीच सदर अस्पताल की बिजली करीब 1 घंटे तक गुल रही, जिसके कारण रोगी और फिर उनके परिवार वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान मोबाइल टॉर्च की रोशनी में डॉक्टर मरीजों का इलाज करते दिखे। जब बिजली गुल का कारण जानने की कोशिश की गई तो फिर पता चला है कि सदर अस्पताल का जनरेटर खराब हो गया है और फिर बिजली भी कट गई है, जिसके कारण करीब 1 घंटे तक सदर अस्पताल अंधेरे में डूबा रहा और फिर मरीज का हकलान होते रहे। सवाल यह है कि जब जिला के सदर अस्पताल का यह हाल है तो फिर प्रखंड के अस्पतालों का क्या हाल होगा। ये सोचने वाली बात है। मरीज के साथ साथ उनके परिवार वाले काफी परेशान रहे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पुलिस अपने जवानों और फिर अधिकारियों के मोबाइल और सोशल मीडिया प्रेम से परेशान हो गई है। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी मोबाइल में ही लगे रहे हैं और फिर दूसरी ओर कांड हो जाता है। लिहाजा पुलिस मुख्यालय ने अपने जवानों से लेकर के अधिकारियों को चेतावनी दी है। ड्यूटी के दौरान मोबाइल का उपयोग नहीं करें, ये कहा गया है। जब विशेष परिस्थिति में ही मोबाइल का उपयोग किया जा सकता है। पुलिस मुख्यालय ने वैसे पुलिसकर्मियों को कड़ी चेतावनी दी है जो रील्स और वीडियो बना करके अपनी ड्यूटी हथियार से लेकर के वर्दी तक की जानकारी सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। अगर ऐसा किया तो फिर कड़ी कार्रवाई होगी। बिहार पुलिस के एडीजी मुख्यालय ने सारे एसपी से लेकर के दूसरे आला अधिकारियों को पत्र भेज दिया है। पत्र में कहा गया है कि पुलिस मुख्यालय ने 1 जून 2021 को ही पत्र जारी करके ड्यूटी के दौरान पुलिस अधिकारियों, पदाधिकारियों और फिर कर्मियों द्वारा अनावश्यक रूप से मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग नहीं करने का साफ साफ आदेश दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे मामले सामने आए हैं जिससे पता चलता है कि उस आदेश का पूरी तरीके से अनुपालन नहीं हो रहा है। लिहाजा उस आदेश को फिर से याद दिलाने की ज़रूरत पड़ी है। दोस्तों बात करते हैं कि ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टॉप पर जगह मिली है। अमेरिका स्थित कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वे के अनुसार 78% रेटिंग के साथ पीएम मोदी को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माना गया है। इस सर्वे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 6ठे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 10वें नंबर पर है। इस रेटिंग में 100% लोगों में से 4% ने उनके बारे में कोई राय जाहिर नहीं की है, या तो फिर उन्हें 17% लोगों ने डिसअप्रूवल यानी कि नामंजूर किया है। लेकिन पीएम मोदी 78% लोगों की पहली पसंद बने हैं, जहां उनके बाद दूसरे स्थान पर है 62% के साथ स्विस राष्ट्रपति एलेन बेरसेट है, जो तीसरे नंबर पर मेक्सिको के राष्ट्रपति हैं। वहीं इस बार ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बर्टेनीज को चौथा पायदान मिला है। उन्हें 53% की ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग मिली है, जहां वही इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी को 49% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 5वें नंबर पर है। इस बार भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रियता के मामले में 22 देशों के दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को शुक्रवार को चलन से वापस लेने का फैसला किया और फिर बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे अब 2000 रुपये का नोट जारी करना तत्काल रोक दें। आरबीआई के इस अचानक आए फैसले पर अब राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। जब पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने इस बारे में मोदी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि नोटबंदी एक बार फिर से पूरी तरीके से आ गई है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आरबीआई 2000 रुपये का नोट वापस ले लेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 2000 रुपये का नोट शायद ही लेन देन का सही माध्यम था। साल 2016 में जब ये जारी हुआ था तभी हमने इसके बारे में यही कहा था और फिर आज। उन्होंने आगे लिखा है कि सच तो यह है कि मोदी सरकार 2000 रुपये का नोटबंदी के मूर्खतापूर्ण फैसले को छिपाने के लिए लाई। पी चिदम्बरम ने अपने लंबे ट्वीट में यह भी लिखा है कि इसलिए आरबीआई पर दबाव बना करके 500 का नोट वापस लाया गया और फिर मुझे कतई अचरज नहीं होगा कि एक बार फिर से 1000 रुपये का नोट वापस चलन में आ जाए। सच तो यह है कि इस नोट का इस्तेमाल लोग केवल ब्लैक मनी के लिए कर रहे थे। दोस्तों बात करते हैं कि बागेश्वर बाबा के नाम से प्रसिद्ध धीरेन्द्र शास्त्री की बिहार यात्रा के बाद से सियासत भी तेज हो गई है। राजद जदयू से लेकर के भाजपा नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। राजद और जदयू जहां बागेश्वर बाबा को ढोंगी बता रहे हैं तो फिर वहीं भाजपा नेता लगातार बचाव करने में लगे हैं। लेकिन इन सब के बीच राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने ऐसा बयान दिया है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को बुरा लग सकता है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि भले ही लालू यादव और नीतीश कुमार संविधान बचाने का शोर मचाते रहे, लेकिन अपने एक नारा से धीरेन्द्र शास्त्री ने 5 करोड़ लोगों को अपने खेमे में कर लिया है। ये भाजपा को फायदा पहुंचाने की पूरी तैयारी है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर बाबा भाजपा का काम करके
निकल लिए हैं। उन्होंने कहा है कि बाबा बागेश्वर ने कहा था कि बिहार के 10 से 12 करोड़ लोग में से अगर 5 करोड़ लोग ही अपने अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज फहराएं और फिर माथे पर तिलक लगा ले तो फिर हमारा राम राज्य का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने सभी से हाथ उठाने के लिए कहा था और फिर कहा था कि कौन कौन घर के बाहर धर्म का ध्वज फहराएगा और माथे पर तिलक लगाएगा। उन्होंने कहा है कि बाबा बागेश्वर के मंच पर और उनकी कथा सुनने आए लाखों लोग देश को हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित करना चाहते हैं। वहीं पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि बागेश्वर ने हिंदुत्व के एजेंडे को उठा करके भाजपा का काम कर दिया है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि इस युवा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के सामने हाथ जोड़े भाजपा के नेताओं की जो कतार लगी है उसके पीछे की वजह यही है। भाजपा बिहार फतेह करने की तैयारी कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षक बनने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए एक काम की खबर है, जहां राज्य सरकार ने नए शिक्षक नियमावली के तहत अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए अनिवार्य अर्हता तय कर दी है। शिक्षा विभाग के तरफ से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसके अनुसार प्राइमरी स्कूल से लेकर के हाई स्कूल तक के टीचर की अर्हता निर्धारित की गई है। दरअसल शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव के अनुसार शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए पूर्व में लागू अर्हता को नई नियमावली के तहत अधिसूचित किया गया है। इसमें कहा गया है कि बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी ही पहले से 5वीं कक्षा के शिक्षक बन सकेंगे, लेकिन उन्हें 2 साल के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिवसीय विदेशी दौरे के दूसरे दिन जापान के हिरोशिमा में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा के अनावरण के बाद कहा कि मैं यहाँ हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित करने और फिर उनका अनावरण करने का अवसर देने के लिए जापान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां हम सभी को महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलना चाहिए और फिर विश्व कल्याण के मार्ग पर चलना चाहिए। महात्मा गांधी को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि हिरोशिमा में महात्मा गांधी की मूर्ति अहिंसा के विचार को आगे बढ़ाएगी। मेरे लिए एक महान पल है कि मैंने जापानी पीएम को जो बौद्ध वृक्ष गिफ्ट में दिया था वह यहाँ हिरोशिमा में लगा गया है ताकि लोग यहाँ आने पर शांति के महत्व को समझ सके। मैं महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि आज भी दुनिया हिरोशिमा शब्द सुनते ही सहम जाती है। मुझे G7 शिखर सम्मेलन के लिए अपनी जापान यात्रा के दौरान महात्मा गांधी की एक आवक्ष प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर मिला है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु बम हमला किया था। इसके 3 दिन बाद ही जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। इस हमले में पलक झपकते ही करीब 1.5 लाख लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत नियुक्त किए गए 2,74,681 शिक्षकों के वेतन के लिए 35 अरब रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ये राशि समूची वित्तीय वर्ष 2025-24 के लिए मिलने वाली राशि का हिस्सा है। समग्र शिक्षा अभियान में कक्षा 1 से 12वीं तक के शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाना है। वित्तीय वर्ष को इसमें से 15 अरब रुपए वेतन भुगतान के लिए तत्काल प्रभाव से जारी भी कर दिया गया है। इस राशि से अप्रैल की शेष रह गई और फिर मई के वेतन का भुगतान किया जाना है। जानकारी के मुताबिक इस राशि का उपयोग दूसरे मद में नहीं किया जा सकता है। दोस्तों बात करेंगे कि चुनावी मैनेजर से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा दावा किया है। जब प्रशांत किशोर ने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस और भाजपा को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए बिहार के साथ हमेशा खेल किया है। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी और फिर ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर इन दिनों जनसुराज पद यात्रा पर हैं। प्रशांत किशोर अब खुद के लिए राजनीतिक दशा दिशा तय करने में लगे हुए हैं। दावा करते हैं कि जब नेताओं को चुनाव जितवा सकते हैं तो फिर बिहार की जनता को क्यों नहीं जितवा सकते हैं। जहाँ इस बीच प्रशांत किशोर की नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी समेत सभी बड़े नेताओं पर टिप्पणी करके राजनीतिक सुर्खियां बटोर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर के एक बार फिर से ऐसी बातें कह दी है। उन्होंने कहा कि 2020 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। भाजपा ने उन्हें जबरन सीएम की कुर्सी पर बैठाया। चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार जेडीयू के परफॉर्मेंस से निराश थे। मात्र 43 विधायकों का नेता बनने के कारण वे मुख्यमंत्री बनने से पीछे हट रहे थे। भाजपा ने ज्यादा विधायक रहने के बावजूद भी नीतीश कुमार को सीएम पद पर बैठाया। प्रशांत किशोर ने कहा है कि इसके पीछे बीजेपी की सोची समझी नीति काम कर रही है। दरअसल किसी प्रकार से भाजपा केंद्र में अपनी सत्ता खोना नहीं चाहती है, इसीलिए नीतीश कुमार को चेहरा बना करके बिहार के सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को जिता करके केंद्र में अपनी ताकत मजबूत रखना चाहती है। इसीलिए बीजेपी के बड़े नेताओं ने फैसला किया है कि सीएम नीतीश कुमार होंगे और उनके समीकरण का फायदा उठा करके लोकसभा की सभी सीटें एनडीए के पास सुरक्षित रहेंगे।
दोस्तों आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का फैसला किया है। जो नोट छप चुके हैं वे 30 सितंबर 2023 तक बदले जा सकते हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसलिए हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है। यह सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं कि 2000 रुपये का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं कि पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है, जब उसे समझ में नहीं आता है, भुगतना जनता को पड़ता है। दोस्तों बात करते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कृष्ण शास्त्री की सिक्योरिटी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी तगड़ी होने वाली है। उनकी सुरक्षा में 500 बॉक्सर और 2000 से भी ज़्यादा स्वयं सेवक लगेंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जेट प्लस सिक्योरिटी होती है जिसमें 60 के करीब जवान होते हैं। आपको बता दें कि 29 और 30 मई को बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का अहमदाबाद में दिव्य दरबार आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले प्रमोद महाराज और फिर अमित शर्मा ने इससे जुड़ी हुई सभी बातें बताई है। उन्होंने कहा है कि बागेश्वर बाबा का ये दिव्य दरबार भक्ति प्रचार और लोगों को जगाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म की जितनी रक्षा होगी उतनी ही भारतवर्ष की रक्षा होगी। बताया जा रहा है कि बागेश्वर धाम बाबा के दिव्य दरबार के लिए आयोजन के लिए 6 महीने पहले कोशिश की गई थी, जो अब मूर्त रूप लेने जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि एनडीए से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलग होने के बाद से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बीजेपी के सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जी हाँ, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसको लेकर के कोई भी घोषणा नहीं की गई है। ऐसे कई मौके सामने आ चुके हैं जब सम्राट चौधरी को बिहार का अगला सीएम बताया गया। आज मुजफ्फरपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिहार का सीएम कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो के नारे लगाए गए। दरअसल पटना से पूर्वी चंपारण जाने के दौरान शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के गोबर सही चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं और फिर नेताओं ने सम्राट चौधरी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार का सीएम कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो के नारे लगाए। इस दौरान सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह की मटन पार्टी पर भी निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार की बात ही निराली है। यह नीतीश क्या कहते हैं और क्या करते हैं कुछ पता नहीं चलता है। बढ़ती उम्र का असर नीतीश कुमार पर होने लगा है। दोस्तों बात करते हैं कि भीषण गर्मी से परेशान बिहार के लोगों के लिए ये काम की खबर है। जब उन्हें अधिक दिनों तक गर्मी की फंसी तो नहीं देनी होगी। मौसम में बदलाव को लेकर के मौसम विज्ञान केंद्र में बड़ी जानकारी शेयर की गई है। दरअसल मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से, निकोबार द्वीप समूह और फिर दक्षिण अंडमान सागर में मानसून सक्रिय हो गया है। अगले 3-4 दिनों के भीतर मानसून के खाड़ी के बाकी हिस्सों में भी पहुंचने की अनुकूल स्थिति बनी हुई है। ऐसे में बिहार में 13 जून के बाद मानसून की दस्तक हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि मई के मध्य में मानसून बंगाल की खाड़ी में सक्रिय होता है और फिर 1 जून को केरल से भारत में प्रवेश करता है। लेकिन इस बार थोड़ा विलंब से 4 जून को मानसून केरल पहुंचेगा। यह विभाग ने इस बार भी मानसून के दौरान सामान्य बारिश की भविष्यवाणी की है। हालांकि जुलाई के बाद मानसून पर अल नीनो का प्रभाव पड़ने की आशंका भी है। यह विभाग ने कहा है कि उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 4 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यह विभाग ने कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने की आशंका जताई है। दोस्तों बात करते हैं कि गोभी खाना हर किसी को पसंद है। इसमें कई सारे विटामिन और न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। इसके अंदर विटामिन के, फोलेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन B6, मैग्नीज, फास्फोरस और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं। इससे इंसान स्वस्थ रहता है। पहले गोभी के लिए लोगों को 8 महीने का इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि इसकी खेती सिर्फ सर्दी के मौसम में ही होती थी। लेकिन अब ऐसी बात नहीं रही। जब गर्मी के मौसम में भी गोभी उगाए जा रहे हैं, बिहार के एक किसान ने ऐसा कर दिखाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी चंपारण के किसान विजय कुमार वैज्ञानिक तरीके से गर्मी के मौसम में भी गोभी उगा रहे हैं। उन्होंने 12 कट्ठे जमीन पर गोभी की खेती की है। खास बात यह है कि विजय कुमार
FLD के अंदर गोभी उगा रहे हैं। उन्होंने अपनी 12 कट्ठे की पूरी ज़मीन पर FLD बना रखा है। हालांकि इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी खर्च किए हैं। उनका कहना है कि 10 दिन के बाद गोभी की फसल तैयार हो जाएगी। इसके बाद हमारे खेत के गोभी लोगों के लिए मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे। जय किसान विजय कुमार ने कहा है कि FLD बनवाने में कुल 25 लाख रुपए खर्च हुए थे। हालांकि इसके लिए सरकार से उन्हें 90% सब्सिडी भी मिलती थी। खास बात यह है कि गोभी की खेती शुरू करने से पहले उन्होंने FLD के अंदर ही गोभी की नर्सरी भी तैयार की थी। तो ऐसे में अब आपको गोभी सिर्फ ठंड के मौसम में नहीं बल्कि गर्मी के मौसम में भी खाने को मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार छात्रों की पढ़ाई के लिए कई स्कीम चलाती है। ऐसे ही एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है। इसके तहत गरीब बच्चों को पढ़ाई करने के लिए 4 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। दरअसल इस योजना का उद्देश्य गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करना है। हर साल पैसों की कमी के कारण गरीब बच्चे पढ़ाई बीच में ही छोड़ करके मजदूरी करने लगते हैं। ऐसे विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड की मदद से आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो अब आपको बता दें कि इसके लिए बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदनकर्ता 18 से 25 साल के बीच का होना चाहिए। वह 12वीं पास कर चुका हो जब वह किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से पढ़ाई कर रहा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए आखिर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं और 12वीं के मार्कशीट, शिक्षण संस्थान का प्रवेश प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फोटो, बैंक डिटेल, ये सारा चीज़ होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इसमें अप्लाई कैसे करें। तो योजना का लाभ उठाने के लिए आपको www.yuva-upmission.bihar.gov.in/ पर आपको जाना पड़ेगा। इस लिंक पर जाकर के आपको एक फॉर्म आएगा और उस फॉर्म को आपको सबमिट कर देना होगा, जिससे आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का योजना का लाभ मिल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लोगों को अब नक्शा पास करने की बाधा दूर हो गई है। इसको लेकर के प्रदेश में वास्तुविदों और इंजीनियरों का पैनल तैयार कर लिया गया है, जहां शुक्रवार को नगर विकास विभाग ने पंजीकरण के बाद बिल्डरों, वास्तुविदों, नगर निवेशक और सिविल इंजीनियरों की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि विभाग ने 330 वास्तुविद, 713 सिविल इंजीनियर, 226 स्ट्रक्चरल इंजीनियर, 35 वास्तुविद, 158 पर्यवेक्षक, 678 भवन निर्माता, 6 ग्रुप एजेंसी का निबंधन किया गया है। इसकी सूची विभाग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। सभी नगर निकायों से कहा गया है कि सूची में शामिल वास्तुविदों और फिर सिविल इंजीनियरों का सत्यापन कर लें। निकायों द्वारा काली सूची में शामिल किए गए वास्तुविदों और फिर इंजीनियरों के नाम हटा दिए गए हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।